अच्छा जी, कल जो है वो हमने स्फेरिकल शेल जो है उसको डिस्कस किया था, ठीक है। उसके दो थ्योरम जो हैं उनको स्टडी करके देखा था। तो आज हमने जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन वो शेल था। शेल का मतलब होता है जो अंदर से खाली होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पूरा स्फीयर है जिसके अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है और जिसके बाहर भी चार्ज प्रेजेंट है। तो आपने अब इसके अंदर और बाहर जो चार्ज है उसको कैलकुलेट, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन है गाज़ियन लॉ की, तो आप गाज़ियन सरफेस ड्रा करेंगे। एक दफ़ा गाज़ियन सरफेस जो है जब अंदर के लिए करना है तो अंदर ड्रा करेंगे, दूसरे दफ़ा करना है तो बाहर ड्रा करेंगे। लेकिन इस दफ़ा जब अंदर ड्रा करेंगे गाज़ियन सरफेस तो फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इस दफ़ा जब अंदर ड्रा करेंगे तो अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है। वो कंडक्टिंग शेल था। कंडक्टर जो होता है ना उसके अंदर फील्ड ज़ीरो होती है, ये कंडक्टिंग शेल नहीं है, ये सिर्फ एक स्फेरिकल सिमेट्री है। एक सिमेट्री है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं इसके अंदर, केस नंबर 1। केस नंबर 1 जो है वो क्या है कि व्हेन पॉइंट P लाइज outside the charge distribution। ठीक है, जब पॉइंट P जो है वो बाहर लाए कर रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इसके अंदर मैं पहले फिगर बनाता हूँ। आप देखें कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है। अब ये अंदर भी इसके चार्ज जो है वो मौजूद है और इसकी सरफेस के ऊपर भी चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब पॉइंट P आप इससे बाहर ले गए हैं, तो पॉइंट P जब इससे बाहर ले गए हैं तो ये एक स्फेरिकल गाज़ियन सरफेस आपने ड्रा कर दी। ये अगर इसका रेडियस कैपिटल R था तो इस गाज़ियन सरफेस का रेडियस जो है वो स्मॉल r हो जाएगा, यानी कि दैट इज़ अ केस ऑफ R ग्रेटर देन R। इसको आप कह सकते हैं आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है जी, स्फीयर के बाहर, आउटसाइड सरफेस। अब उसकी सरफेस के ऊपर भी चार्ज पड़ा हुआ, ज़ाहिर बात है गाज़ियन सरफेस पे कोई चार्ज इनक्लोज कर रही है, क्योंकि सरफेस के ऊपर भी चार्ज जो है वो मौजूद है। तो कंसिडर करें एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर ए क्रॉस सेक्शन
ऑफ ए spherical डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्रॉस सेक्शन जो है उसको कंसिडर करें ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस कैपिटल आर। वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेडियस कैपिटल आर है, कैरिंग ए टोटल चार्ज क्यू carrying a total charge Q uniformly distributed in its volume। अच्छा, पिछले केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात नहीं, उसमें सरफेस हम इसलिए ले सकते थे क्योंकि अंदर वाली खाली थी, वो 2D का केस बन रहा था। अब ये अंदर से खाली नहीं है, इसके अंदर भी चार्ज है, लिहाजा अब ये 3D का केस बन गया। अब सिर्फ सरफेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सरफेस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी और इसके बाहर भी है, ठीक है। तो इसलिए अब ये सरफेस नहीं रही, ये अब वॉल्यूम जो है बन गया। तो हमने इसीलिए ये कहा कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पर, इसके वॉल्यूम पे, क्योंकि अंदर भी है, इसके अंदर भी और बाहर भी है, इसलिए वॉल्यूम का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया। अब हम ड्रा करते हैं एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस स्मॉल रेडियस आर की, जिसको क्या हम कहेंगे कि ये एक गाजियन सरफेस है और ये क्या होगी, ये कंसेंट्रिक होगी विद द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। नाउ वी ड्रा ए इमेजिनरी Gaussian surface of radius r। concentric with the charged स्फीयर, जो कि कंसेंट्रिक होगी किसके साथ, चार्ल्ड स्फीयर के साथ, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P, और पास करेगी पॉइंट P से। ठीक है जी। अब वो पॉइंट P जो है वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल जो पॉइंट P है वो आपका बाहर है, ठीक है। तो ये उसमें से पास कर रही है। अब एक स्मॉल एरिया एलिमेंट DA जो है उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंसिडर करें, ठीक है। Consider a small area element DA, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट DA जो है कंसिडर करें, विच इज़ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। ऑब्वियसली वो चूँकि स्फेरिकल सिमेट्री है, तो स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, ठीक है जी, अलॉन्ग द रेडियस होगा।
तो हमने एक ये इस तरह का एरिया एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लें, वो इस जगह पर कंसिडर कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, जिधर मर्ज़ी जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं उस एरिया एलिमेंट को। अब जो स्फेरिकल सिमेट्री है इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री, तो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड E will also be radially outward, तो वो भी रेडियली जो है वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होगी। The value of E will be constant on the surface of sphere. Constant electric field है, यूनिफॉर्म है, charge is uniformly distributed. So when the charge is uniformly distributed, it means it is generating the uniform electric field. ठीक है, चूँकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्मली ही जनरेट करेगा। ठीक है, अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ओवर द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, ठीक है, नाउ द टोटल electric flux phi E over the spherical surface of radius r। रेडियस आर की अब स्फेरिकल सरफेस कौन सी है, जो कि गाजियन सरफेस है। तो इसके लिए फाई ई सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब चूंकि हमने यहाँ पर ये बात की है कि ई और डी ए दोनों ही रेडियल डायरेक्शन में हैं, ई एंड डी ए दोनों ही अलॉन्ग द रेडियस हैं, तो इसका मतलब है कि ई और डी ए क्या है, फिर एक दूसरे के पैरेलल हैं। As E and DA both point radially outward, so they are parallel to each other। तो इसका मतलब है कि ये फिर एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो फिर थीटा 0 डिग्री के बराबर है। तो अगर थीटा 0 डिग्री के बराबर है तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं इसको अगर ओपन करूं, ई डी ए काज ऑफ थीटा, तो काज 0 डिग्री तो 1 के बराबर है, तो फाई एस ई डी ए। ये आ जाएगा, और यहाँ से फाई ई यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा डी। ठीक है, अब एरिया ऑफ द स्फीयर आपको पता है कि किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के।
तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमने जो है वो फ्लक्स की इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट कर रही है। नाउ वी विल अप्लाई द गाजेस लॉ। नाउ बाय गाजेस लॉ फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 होगी। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 जो है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू इनक्लोज किसके बराबर है? क्यू के बराबर ही है, वही चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू के बराबर आ जाएगा, तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो e इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर क्यू आर स्क्वेयर, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर। अब ये तो वही चीज़ बन गई है कि जो पॉइंट जब P आउटसाइड है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, तो ये बिल्कुल उस तरह एक्ट कर रहा है कि सारा चार्ज जो है वो स्फीयर के सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। वो जो कल आपने पहला थ्योरम स्टडी किया था। ठीक है, तो 10 फॉर द पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन the value of electric field is same। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम है as the whole charge were concentrated at the center of the sphere। ठीक है, तो ये तो वो पॉइंट चार्ज की फील्ड ही निकल आई है ना। दिस इज़ द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है। तो पॉइंट चार्ज की फील्ड ऐसी होती है जैसे कि सेंटर के ऊपर चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये हो गया इसका पहला केस। ठीक है जी, जिसमें हमें ये तो वही निकल आया, वही केस ही बन गया जो आपने स्फेरिकल शेल के लिए किया था। स्फेरिकल शेल की भी सरफेस पे पड़ा था। अब डिफरेंस जो है वो दूसरे केस के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो जो इसके अंदर डिफरेंस आएगा वो ये है कि जब गाजियन सरफेस को आप अंदर की तरफ लेके जाएंगे, अब अंदर भी चार्ज, पहले तो सीधा सीधा काम था कि अंदर चार्ज ही कोई है। तो आपने कहा जी क्यू इन क्लोज 0 है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें इस केस में करनी पड़ेगी।
अब केस नंबर 2 देखते हैं हम। केस नंबर 2 है कि जब पॉइंट P जो है वो लाइज इनसाइड द चार्ज स्फीयर। lies inside the charged sphere। जब पॉइंट P जो है वो चार्ज स्फीयर के इनसाइड लाई कर रहा है, यानी कि अब अंदर की तरफ आप गाउसियन सरफेस जो है उसको ड्रा करेंगे, तो ये केस हो जाएगा R लेस देन R का। ठीक है, अब गाउसियन सरफेस अंदर की तरफ जो है वो आ जाएगी। तो उसी तरह अब आप जो है वो गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस R होगा, और वो गाउसियन सरफेस जो है वो आप इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर के अंदर जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो वी ड्रा एन imaginary Gaussian surface of radius R inside the sphere of radius R। अब इनसाइड आप यानी कि ये अगर रेडियस करके ये सरफेस आप ड्रा कर लें, ये अगर रेडियस R है तो ये वाला छोटा रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, अब गाउसियन सरफेस जो है वो इस रेडियस R के अंदर की तरफ जो है वो आ गई है। इसका मतलब है कि आप पॉइंट P जो है इट लाइज इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक है, नाउ पॉइंट P लाइज इनसाइड द चार्ज स्फीयर। तो ये इनसाइड चार्ज स्फीयर के जो है वो लाई कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप सपोज करें कि लोअर रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि रो जो है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। अच्छा, अब वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम बल्कि आपने निकाला भी था शायद एक एग्जाम्पल के अंदर 4/3 पाई R क्यूब के बराबर होता है। यही होता है। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें इक्वेशन में, तो रो Q ओवर 4/3 पाई R क्यूब के बराबर आ गया। तो इस इक्वेशन को मैं राइट डाउन कर सकता हूँ कि 3 को ऊपर ले जाऊँ, 4 पाई R क्यूब
ठीक है, ये मेरे पास जो है वो रो की वैल्यू निकल आए। अब चार्ज जो है विद इन द गाजियन सरफेस, अब इस सरफेस के अंदर भी तो चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज विद इन द गाजियन सरफेस ऑफ रेडियस r, उसको हम कहेंगे रो Q ओवर V, Q इज इक्वल टू रो V। अब मैं ये जो गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज है इसको कह देता हूँ कि दैट इज Q प्राइम। तो Q प्राइम रो इंटू 4/3 पाई r Q। अब यहाँ पर r छोटा होगा क्योंकि ये गाजियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम है। अच्छा जी, अब आप देखें कि आपने वैल्यू निकाली हुई है रो की 3Q और 4πr क्यूब, ये रो की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो Q प्राइम इज इक्वल टू 3Q 4πr क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4π से कट जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि Q प्राइम आपके पास आ जाएगा QR क्यूब ओवर R क्यूब। ठीक है जी। अब ये तो चार्ज कौन सा आपने निकाल लिया है, जो कि गाजियन सरफेस के अंदर वाला, दिस इज अ चार्ज विच इज इन से, पहले तो वहाँ पर चार्ज था ही नहीं तो सीधा सीधा ज़ीरो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अब चार्ज है जो कि गाजियन सरफेस के अंदर भी मौजूद है। तो ज़ाहिर बात है फिर जो चार्ज स्फीयर है उसका रेडियस भी आएगा और चार्ज स्फीयर का चार्ज भी आएगा और गाजियन सरफेस का रेडियस भी आएगा। तो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है उस चार्ज को जो इस गाजियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब फ्लक्स जो पास कर रहा है इसके अंदर से, phi e थ्रू गाजियन सरफेस। अब जो phi e गाजियन सरफेस में से पास कर रहा है तो phi e सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA, तो ये phi e dA काज ऑफ थीटा, तो थीटा यहाँ पर ऑब्वियसली 0 डिग्री है तो काज 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो phi e S E D A, E यूनिफॉर्म है बाहर आ जाएगा, E S D A। ठीक है, तो बाय गाजेस लॉ, अब इसको देखें, ये जो phi e है ये E इंटू 4πr² के बराबर आ जाएगा क्योंकि एरिया जो है वो 4πr² के बराबर होता है। अब बाय गाजेस लॉ जो phi e है दैट इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर phi e की वैल्यू रखें E इंटू 4πr²।
क्यू प्राइम की वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यूब आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही वैल्यू है। अब आप देखेंगे यहाँ से ये आर इस आर के साथ एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा, अब ये आर जो है ये तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो कि चार्ज स्फीयर है उसका रेडियस है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया आपका इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर से। अब ये इक्वेशन जो है ये क्या शो कर रही है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 shows that the electric field at any point, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट के ऊपर इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर, ठीक है, इनसाइड जो यूनिफॉर्मली आपका चार्ज स्फीयर है is directly proportional to the distance from the center। ये देखें, E is directly proportional to R, यानी कि अगर इस इक्वेशन में आप R को इंक्रीज़ करेंगे सेंटर से, R डेप्थ से इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर आप R को ज़ीरो कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस के ऊपर यानी कि इनसाइड द स्फीयर ये इस R से इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ जो है वो बनाएं E और R के दरमियान, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, जो आप R को इंक्रीज़ करेंगे E जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये अब हमने जो पॉसिबल एप्लीकेशंस जितनी बन सकती थी, ठीक है, वो हमने करके जो है वो उनको देख लिया। उसके बाद जो है अब कुछ एग्जांपल जो हैं, ठीक है, वो हमने स्टडी करनी है। इसी से रिलेटेड गाज़ेस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं, इन्हीं से जो रिलेटेड है। अच्छा, इसके अंदर जो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 2.3 है, ठीक है, ये अभी हमने इसी एप्लीकेशन के अंदर ये एग्ज़ाम्पल कर ली है।
ये ग्रिफिथ की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रिफिथ की एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। ये अभी हमने किया, ये वही केस है कि आपके पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो हमने फील्ड फाइंड करनी है इसके आउटसाइड, इसके ऊपर कोई चार्ज क्यू जो है वो मौजूद है तो इसके आउटसाइड करनी है, तो एक गाजियन सरफेस आप इसके आउटसाइड ड्रा करेंगे, ठीक है। और ये गाजियन सरफेस का रेडियस आर होगा, यानी कि दैट इज़ ए केस आर ग्रेटर देन आर का केस है। तो अब आप इस पर अप्लाई करें गाजेस लॉ, तो बाय गाजेस लॉ, जब गाजेस लॉ इसके ऊपर लगाएंगे तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इन क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू इन क्लोज जो है वो ऑब्वियसली इसके ऊपर पड़ा हुआ है चार्ज, तो क्यू इन क्लोज तो बराबर है क्यू के, तो एस ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाए। अब यहाँ पर उसी तरह ई और डी ए पॉइंट कर रहे हैं रेडियली आउटवर्ड, लिहाजा आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि ई डी ए काज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो थीटा 0 डिग्री है, तो एस ई डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। और वेक्टर में लिखें तो आर यूनिट वेक्टर, ये वही फील्ड निकल आई है, चाहे शैल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो। एक बात याद रखें, उसके बाहर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है वो निकलेगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो इसके अंदर हम देखते हैं, एग्ज़ाम्पल 2.4, ठीक है। ये भी ग्रिफिथ की है। एग्जाम्पल 2.4 क्या है कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, कैरीज ए चार्ज डेंसिटी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि जूँ एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगा डेंसिटी उसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेंसिटी भी चेंज होगी। अब वो डेंसिटी जो उसने दी हुई है वो रो इज़ इक्वल टू के एस के बराबर उसने डेंसिटी दी हुई है, रो इज़ इक्वल टू के एस। यहाँ पर के कोई कांस्टेंट है। अब कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द सिलेंडर, ठीक है। अब आपने ये रो दी हुई है
और इनसाइड द सिलेंडर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली बात तो ये है कि जो ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस हम ड्रा करते हैं, जिसका के रेडियस ये एस के बराबर है। तो आपने ड्रा किया है गाजियन सिलेंडर जिसकी लेंथ एल है, ए गाजियन सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस एस, और इसका रेडियस जो है वो एस है। अब आपने जो है इसके ऊपर लगाना है गाजेस लॉ, ठीक है। ये मैं अभी टाइम ओवर हो रहा है, मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आपने ख़ुद जाके किताब से देख लेनी है, अगर तो समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल करवा दें, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब ये रो जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है। जब आपने क्यू इनक्लोज, क्योंकि ये वेरी कर रही है आर के साथ, तो जब आपने क्यू इनक्लोज निकालना है तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले तो होता है ना, आप रो को बाहर निकाल लेते हैं, आप कहते हैं यूनिफॉर्म है, यहाँ पर रो यूनिफॉर्म है, ये अंदर इंटीग्रल के इंटीग्रेट होगी। ये आपने ट्राई कर रही है, नहीं तो मैं फिर कल करवा दूँगा इसको।